नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में कम हुआ मतदान, वोट प्रतिशत घटने से उम्मीदवारों की बढ़ी टेंशन। बड़ा सवाल, आखिर किस दल को होगा नुकसान? प्रदेश में वोट प्रतिशत में आई गिरावट को लेकर होगी बीजेपी की समीक्षा। केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही एक बड़ी वजह, कांग्रेस पर भी फोड़ा जा रहा है ठीकरा। राज्य में कई जगहों पर हुआ चुनाव का बहिष्कार। चक्राता के 15 गांव में किया गया चुनाव बहिष्कार। विकास न होने को लेकर ग्रामीणों ने जताई अपनी नाराजगी। और उत्तराखंड में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में कैद हुआ प्रत्याशियों का भाग्य। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को किया गया सील। अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान अब संपन्न हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की जगह और भी ज्यादा कम हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि कम मतदान आखिर किसको नुकसान हो सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में कम मतदान, आखिर किसे होगा नुकसान? मतदान प्रतिशत में गिरावट, किसके लिए संकट? लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, लेकिन मतदान पूरा होने के बाद वोट प्रतिशत के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। निर्वाचन आयोग से लेकर सियासी दलों के नेता और प्रत्याशियों को उम्मीद थी कि इस बार मतदान दोगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा। 2019 के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत हाई रहेगा, लेकिन उत्तराखंड के वोटर्स ने कम मतदान कर सबको हैरानी में डाल दिया। चुनाव आयोग के भरपूर प्रयास के बावजूद प्रदेश में सिर्फ 55% ही मतदान हुआ, जो बीते 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम है। 2014 की बात करें तो 62.15%, तो 2019 में 61.50% मतदान हुआ था। लेकिन शुक्रवार देर रात जो आंकड़ा सामने आया, उसके मुताबिक उत्तराखंड में इस बार 55% पर ही मतदान सिमट कर रह गया। ये हाल तब है जब निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 70% से अधिक का लक्ष्य तय किया था। वोटर्स के लिए तरह तरह की स्कीम लाई गई थी ताकि वोटर्स को जागरूक और अट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन लगता है कि इस बार वोटर्स ने मतदान करने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। उत्तराखंड में पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान का गिरता ग्राफ कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सीट वाइज अगर बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर सबसे अधिक वोटिंग हुई। 2019 में हरिद्वार में 69.24% मतदान हुआ था, तो इस बार आंकड़ा 62.36% तक ही पहुंचा। नैनीताल सीट की बात करें तो पिछली बार 66.39% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार 61.35% मतदान के साथ ये दूसरे स्थान पर रहा। टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो 52.57% वोट के साथ ये तीसरे स्थान पर रहा, तो अल्मोड़ा में महज 46.94% ही मतदान हुआ। पौड़ी की बात करें तो इस बार 50.84% वोटिंग हुई, वहीं 2019 में ये आंकड़ा 55.17% मतदान का रहा। उत्तराखंड में कम मतदान के मायने राजनीतिक जानकार जीत और हार का अंतर कम होना मान रहे हैं। निर्वाचन आयोग और स्टार प्रचारकों के तमाम प्रयासों के बावजूद वोटर पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा संख्या में नहीं पहुंच सका, जिसमें मतदान प्रतिशत साल 2009 के इर्द गिर्द ही थम गया। आंकड़ों की बात करें तो साल 2004 में सबसे कम 49.25% मतदान हुआ था। इसके बाद हर चुनाव दर चुनाव इसमें बढ़ोतरी हुई। हालांकि साल 2019 की बात करें तो 2014 की तुलना में 0.65% मतदान कम रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ 55% मतदान ने राजनीतिक दलों के साथ ही विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। सियासी जानकारों का मानना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत बड़े अंतर के साथ थी, जो अब नजदीकी मुकाबले में सिमटती दिख रही है। हालांकि इस बार बीजेपी ने जीत का लक्ष्य रखा था कि हर एक लोकसभा सीट पर 5 लाख मतों का अंतर रहने वाला है, लेकिन ये आंकड़े वाकई में सबको चौंका रहे हैं और निश्चित तौर पर जीत और हार का अंतर कम रह सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये किस ओर इशारा करता है? इस बार कम मतदान आखिर किसे होगा नुकसान? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कम मतदान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा कराएगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि वोट फीसदी कम होने के कारणों को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो वहीं बीजेपी ने मतदान प्रतिशत घटने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने का काम किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस प्रचार प्रसार में काफी कम एक्टिव रही, जिसकी वजह से ये वोट परसेंटेज कम हुआ है। कम मतदान होना एक चिंता का कारण है सभी के लिए, और जैसे कि हमारी परंपरा भी है, हमारी पार्टी हर चुनाव का विश्लेषण करती है। अब भी कम मतदान के क्या कारण रहे, क्योंकि बहुत सारे कारण होंगे। गर्मी भी होगी, फसल की कटाई भी होगी, चुनाव आयोग की भूमिका भी होगी, वोटर लिस्ट की भूमिका भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, विपक्ष का निष्क्रिय होना भी होगा। तो सारे चीज़ों पर विश्लेषण करेंगे कि क्या कारण कम मतदान। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा है कि भले ही मतदान प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन लोगों का पूरा रुझान भाजपा के प्रति नजर आया है और बीजेपी केवल नैनीताल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, कमल के फूल की तरफ है। प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, गर्मी के दिन है, इससे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी जो प्रतिशत है वो भाजपा का ही है और कहीं पर भी बहुमत में कमी नहीं है। भारी बहुमत से हमारी सभी सीटें आ रही हैं। वहीं उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर कम मतदान को लेकर जहां चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि निर्वाचन आयोग की सख्ती की वजह से चुनाव उतार और चढ़ाव का जो मत प्रतिशत है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है और इसीलिए मतदान कम हुआ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम टैक्स से भी एक बड़ा फैक्टर नजर आया है। इसी पूरे मुद्दे को लेकर और क्या कुछ कहना है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल ने। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है उसके बाद जो है वो चर्चाएं इस बात को लेकर तेज हो गई। आखिरकार उत्तराखंड में पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत में गिरावट क्यों आई है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपुर से जो भाजपा विधायक विनोद चमोली जी। चमोली जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि भाजपा भी ये कह रही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को पोलिंग बूथों तक लेके आएंगे, लेकिन मत प्रतिशत में गिरावट क्या इशारा आप देखते हैं? देखिए, अकेले उत्तराखंड का विषय नहीं है। अगर हम 102 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसका आकलन करें तो ओवरऑल मतदान में गिरावट आई है, पहले से कम हुआ है। और जहाँ तक उत्तराखंड का है तो मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, जिस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं, तो प्रचार प्रसार कहीं भी होने नहीं जा रहा है, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। उसके कारण कई बार उसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, चुनाव उठ नहीं पाता है। चुनाव का माहौल भी कई बार मतदाताओं को जो मतदान के लिए प्रेरित करता है, तो वो कमी हमको दिखाई पड़े। और मैंने पहले ये बात पार्टी में भी कह दी थी और मैंने सार्वजनिक रूप से भी कह दी थी कि अधिकारी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉशियस है और उसके कारण वो एक ऐसा एक दहशत का माहौल उन्होंने लोगों में बना दिया कि ठीक प्रकार से पार्टियाँ चुनाव प्रचार ही नहीं कर पाई। जब पार्टियाँ चुनाव प्रचार ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगी तो स्वाभाविक तौर पर उसका प्रभाव मतदाताओं पर जाएगा। क्या आप मानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग की सख्ती कह लें इसे, या जो मॉनिटरिंग करता है, उसका असर है ये? निश्चित तौर पर उसका भी इफेक्ट है और मैंने बात पहले ही कह चुका हूँ, मैं आज नई बात नहीं है। मैं पहले ही ये बात कही है कि एक तरफ तो निर्वाचन आयोग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, चुनाव आयोग, कि हमको 70% से ऊपर मतदान कराना है, और दूसरी तरफ फील्ड में जब उतर रहा है तो उसके बाद इतनी सख्ती करे दे रहा है कि वहाँ पर काम ही नहीं करने दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अरे मतदान बढ़ाने का काम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करती हैं और वो बड़ा रिसोर्स है जो मतदान को बढ़ाता है। जब आप उसको बहुत ज़्यादा सख्त कर देंगे, हाँ आप कोई अनफेयर मीन्स का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर आप सख्ती करिए, लेकिन कोई सामान्य तौर पर अपने घरों पर झंडा लगा रहा है और आप उसको यार तू झंडा क्यों लगाया तुमने, तो आदमी कौन जिद्दोजहद करेगा? ठीक है, नहीं लगाते तो कहीं ना कहीं वातावरण पर फर्क पड़ेगा, तो इसका नुकसान हुआ है। मतलब पोस्टर बैनर से लेके जो चीज़ें हम भी देख रहे थे, पूरा चुनाव हमने भी कवर किया, उस तरीके से नज़र नहीं आया जिस तरीके से और चुनाव नज़र आते थे कि पोस्टर बैनर जगह जगह लगे रहते थे। वाहन जो प्रचार प्रसार के होते थे वो भी इस बार ज़्यादा सुनाई नहीं दी। तो क्या आपको लगता है कि जो निर्वाचन आयोग की ये वाली सख्ती रही, जो प्रत्याशी के खर्चे में जो खर्चा जुड़ता है उसी की नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से काम किया है, जो नीचे ऑब्जर्वर काम कर रहे थे या जो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी उनके साथ में काम कर रहे थे,
इन लोगों के जिस तरह से इन लोगों ने व्यवहार किया है इस चुनाव के अंदर, ये उसका परिणाम है। सही मायने में आम जनता चुनाव में आ ही नहीं पाई, मेरा ऐसा मानना है। वो जितना भी है ये हम लोगों के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, और जो थोड़ा अवेयरनेस जिन लोगों में है कि भाई मतदान करना चाहिए, तो वो लोग निकल कर आए हैं। चुनाव तो आम जनता में पहुंच ही नहीं पाए, आम जनता चुनाव से जुड़ ही नहीं पाई, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपको लगता है, बीजेपी की बात करें तो पन्ना प्रमुख तक को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मतदाताओं से संपर्क करें, मतदान केंद्र पर लेके आए, तो क्या लगता है कि जो बीजेपी का वोटर था वो पोलिंग बूथ तक पहुंचा, या और राजनीतिक दलों का वोटर जो थोड़ा सा पोलिंग बूथ से दूर रहा? देखिए, बीजेपी को ओवरऑल जिस मतदाता पर बीजेपी काम कर रही है, जो अभी तक उसका जो कैडर माना जाता है, तो उसका पोलिंग परसेंटेज पहले ही कम है, मतलब वो रहता है 50-52 के लगभग रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो तो आया है, लेकिन जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने वाली जगह थी, जैसे जो मुस्लिम मतदाताओं के जो बूथ हैं जहाँ पर उनकी अधिकता है, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज बहुत हाई होता था, या कई बस्तियों में बहुत हाई होता था। तो वो उसका भी गिरावट एक बड़ा कारण है कि वो उतना पोलिंग परसेंटेज हाई नहीं गया जो ओवरऑल परसेंटेज बढ़ता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इसका एडवांटेज आना चाहिए, और हमेशा पोलिंग परसेंटेज जब बढ़ता है, अगर उसको आप देखेंगे तो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार के खिलाफ जो माहौल होता है, जो एग्रेसिव माहौल होता है, वो पोलिंग परसेंटेज कई बार बढ़ाता है। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो वो भी एक कारण है कि बड़ा स्टैटिक जो है इसमें पोलिंग परसेंटेज रहा है। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो खासकर जो हरिद्वार जनपद की जो विधानसभाएं हैं, जो कांग्रेस उम्मीदवारों की है या मुस्लिम माहौल वाली सीटें, वहां पर जमकर मतदान हुआ है। इसे कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ये बीजेपी के खिलाफ जो है वो एकजुट जो है वो मतदान हुआ है। इसे आप किस रूप में ले रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि मुस्लिम माहौल जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले? वह रिएक्शन में वोट पड़ा होगा। जब संघर्ष होता है तो संघर्ष में रिएक्शन होता है, एग्रेशन होता है, और वहाँ पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है। वहाँ कांग्रेस और बीजेपी आपस में संघर्ष करते हुए दिख रही थी, तो निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस का वोट पड़ा होगा तो बीजेपी का वोट भी निकला होगा, तो रिएक्शन में वोट हुआ होगा। तो वहाँ पर इसलिए पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। जिन जिन जगहों पर कंपटीशन नहीं था, जिन जिन जगहों पर टकराव नहीं था, जहाँ पर एक तरफा सा माहौल था, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज डाउन गया है। जो शहरी क्षेत्र है, जहाँ बीजेपी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पोलिंग परसेंटेज स्टैटिक है। लेकिन जहाँ पर संघर्ष था कि कांग्रेस का विधायक तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी संघर्ष किया होगा, तो इस तरह जो संघर्ष के जो जितने स्थान है वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है। जहाँ पर ऑलरेडी सेटल्ड बनता है, इसे तय कर रखा मैंने किसको वोट देना है, वहाँ पर इस तरह का माहौल दिखाई पड़ा। सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि 5 लाख का टारगेट जो आपने जीत को लेकर रखा है वो हरिद्वार के साथ सभी 5 सीटों पर आपको लगता है कि देखने को मिलेगा? और क्या कुछ आपको लगता है कि कितनी लीड लगभग हरिद्वार लोकसभा से? देखिए, अभी 5 लाख का जो आंकड़ा है, क्योंकि पोलिंग परसेंटेज गिरा है, इसलिए अब उस पर एकदम से हम लोग उस दृढ़ता के साथ नहीं कह सकते जो मुझे लगता है। लेकिन हम अच्छे खासे मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे, और पहले से ज़्यादा अंतर रहेगा। बातचीत करने के लिए तो धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो निर्वाचन आयोग की सख्ती रही, एक तो मत प्रतिशत कम होने का वो भी कारण है, दूसरी तरफ अगर केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो वो भी जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो यही वजह है कि मत प्रतिशत में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। राज्य में चुनाव संपन्न होने के बाद मैदान में उतरे सभी प्रत्याशी अब रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से मतदान प्रतिशत पर अपडेट लिया है। प्रकाश जोशी की उम्मीद है कि जनता का पूरा समर्थन कांग्रेस को मिला है। देखिए, बड़ा शानदार चुनाव रहा। शुरुआत में हम कह सकते हैं कि चलो धीरे धीरे गति पकड़ी चुनाव ने, पर एक बार जब प्लेन टेक ऑफ हो गया तो पीछे मुड़ के किसी ने देखा नहीं। हर कार्यकर्ता ने, मैं विशेष आभारी हूँ अपने पूरे कांग्रेस परिवार का, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हों। वो सभी कार्यकर्ता जो पिछले कुछ समय से कम भी दिख रहे थे, वो सभी ने अपनी पूरी जान लगाई, पूरी ताकत से चुनाव को लड़ाया। और निश्चित तौर पर ये जो सबकी मेहनत है और फिर पब्लिक की जो निराशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो 7 साल से राज्य में है या फिर 10 साल से केंद्र में है, और विशेष तौर पर जो वर्तमान हमारे सांसद थे उनकी जो निष्क्रियता थी, उसके चलते जनता का भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। लोकतंत्र के महापर्व में एक तरफ जहां वोट प्रतिशत में आई कमी ने सबको चौंका दिया है, तो वहीं इस चुनाव का कई जगहों पर बहिष्कार भी देखने को मिला है। चक्राता के 15 ऐसे गांव रहे जहां चुनाव का बहिष्कार पूरे तरीके से ग्रामीणों ने किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
लोकतंत्र के महापर्व में इस बार मतदाता मायूस नजर आए। एक तरफ जहां उत्तराखंड में वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं मतदाताओं ने चुनाव का खुलकर बहिष्कार किया। चक्राता के 15 ऐसे गांव हैं जहां पर वोटर्स ने चुनाव का बहिष्कार किया। कहीं खस्ता हाल सड़कें चुनाव बहिष्कार का कारण बनी, तो कहीं मोटर मार्ग न बनने की वजह रही। जौनसार बाबर में ये पहला मौका नहीं है जब 15 गांव के ग्रामीणों ने चुनाव में वोट नहीं दिए हों। मतदान के दिन अफसरों की टीम द्वारा ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन गांव वालों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं चक्राता से चुनाव बहिष्कार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि चक्राता में कई बार से कांग्रेस के प्रीतम सिंह विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। ऐसे में इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि अगर वहां पर कोई विकास नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। चक्राता विधानसभा में हमेशा कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वहां के वो मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री कई बार रहे, एक बार अनेकों बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो इसका जवाब कांग्रेस वालों को देना चाहिए कि आखिर क्यों 15 गांवों ने एक साथ चुनाव का बहिष्कार किया, क्योंकि अगर विकास का काम वहां पर नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदार, क्योंकि वहां के विधायक हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनसे इसका जवाब लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रीतम सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वे चक्राता के विधायक हैं, लेकिन सरकार भाजपा की है और जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं उनके क्षेत्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रीतम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो वहाँ से विधायक जरूर है वहाँ से, लेकिन जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की है। जहाँ जहाँ पे हमारे कांग्रेस के विधायक हैं उनके क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वहाँ पे विधायक निधि भी, उसके अलावा विधायक निधि के अलावा जो विकास की जो योजनाएं होती हैं वो जनता को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का विधायक है। पक्षपात ये लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस के समय पे ऐसा कोई पक्षपात नहीं होता था, और जो वहाँ पे बहिष्कार हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। अगर वो कुछ काम करते तो वहाँ का जो युवा है, जो आम जनता है, वो उनको मतदान करती। चुनाव में वोट प्रतिशत में आई कमी सियासी दलों की चिंता बढ़ा रही है। चुनाव का बहिष्कार सत्ताधारी के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल ये देखना होगा कि परिणाम पर इसका कितना असर होता है। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले की कई विधानसभाओं के 920 पोलिंग बूथों से पहुंची ईवीएम मशीनों को अब स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। इस दौरान ऑब्जर्वर सत्य प्रकाश, जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर, एसएसपी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आईटीआई संस्थान में बने स्ट्रांग रूम को 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम के लिए अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। देखिए, हमारे जनपद में 6 विधानसभाओं का था, जो हमारी लोकसभा की 6 असेंबली सेगमेंट हमारे जनपद में पड़ते हैं। हमारी सारी पार्टी आ चुकी हैं, सारी मशीन हमारी स्ट्रांग रूम में जा चुकी हैं। अभी स्ट्रांग रूम सील करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 4 स्ट्रांग रूम हम सील कर चुके हैं। बाकी की कुछ ही मिनटों में 2 बचे हुए स्ट्रांग रूम भी हम सील कर देंगे। उधर हल्द्वानी की एमबीपीजी कॉलेज में नैनीताल जिले की ईवीएम मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां जिले की सभी ईवीएम मशीनों की कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में उन्हें रखा गया है। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक स्ट्रांग रूम में ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी के बीच ईवीएम मशीनों को रखा जा रहा है। सीसीटीवी की पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों में 59% मतदान हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि एमबीपीजी कॉलेज में हमारे द्वारा 6 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम तैयार किए गए थे। तो आज हमने 6 विधानसभाओं की इसमें वीवीपैट जो होल्ड हुई है वो रख दी गई है, और जो रिजर्व है और जो ख़राब है उसको हम यहाँ से सरस मार्केट वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से CAPF लगी गई है, पूरी प्लाटून है, उसको ट्रिपल लेयर कहा गया है। उसको जो स्ट्रांग रूम है पहले उसका दरवाजे के आसपास रहेंगे, फिर नीचे गार्डन में रहेंगे, और फिर उसके जैसे हमारे टेंट अभी आज हट जाएंगे कि 10 मीटर की 25 मीटर की एक गैलरी बना दी जाएगी, उसके अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। उधर पौड़ी जिले की सभी 6 विधानसभाओं से पोलिंग पार्टी ईवीएम मशीनें लेकर स्ट्रांग रूम पहुंची। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 945 पोलिंग बूथ पर हुई वोटिंग प्रक्रिया के बाद अब ईवीएम मशीनों की सील शुरू हो चुकी है। उनकी जांच के बाद उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा का पहरा लगाया गया है। शांतिपूर्वक हमारा जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई, और P+1 पे जो हमारी 170 पार्टीज़ अभी आनी बाकी हैं, रेस्ट हमारी पार्टीज़ पहुंच चुकी हैं। देर रात तक भी हमारी पार्टीज़ आ रही थी,
और अभी जो स्क्रूटनी का प्रोसेस किया जाना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने जो सीलिंग का प्रोसेस है, आज शाम तक हमारे सारे के सारे असेंबली सेगमेंट के स्ट्रॉन्ग रूम सील हो जाएंगे। इसमें 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम जो रखा गया है उसमें हम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी आकर के देखने के लिए एक पर्टिकुलर जो मिडिल कॉर्डन है वहाँ पर उनके लिए एक रूम भी रखा जाएगा। और उसमें नवरात्र की रामनवमी में जब पूरा देश मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा कर रहा था, उस वक्त काशीपुर में एक सौतेली मां अपनी 8 साल की बच्ची के लिए काल बन गई। कलयुगी मां ने घर की लक्ष्मी को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारिन मां खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद शव को ठिकाने लगाने में कामयाब रही, लेकिन वो अपना गुनाह ज्यादा दिन तक छिपा नहीं पाई है। ये रिपोर्ट देखिए। जब देश भर में हो रहा था कन्याओं का पूजन, तब एक मां बनी अपनी बच्ची का काल। सौतेली मां ने घर की लक्ष्मी को उतारा मौत के घाट। खौफनाक वारदात के बाद ठिकाने लगाया शव। ये घटना उस दिन की है जब हर घर में कन्याओं का पूजन हो रहा था। उस वक्त काशीपुर के खड़गपुर देवीपुरा में एक सौतेली मां अपनी 8 साल की बच्ची के लिए हैवान बन गई। मां ने न सिर्फ मासूम का बेरहमी से कत्ल किया, बल्कि पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अपने गुनाह को छुपाने के लिए मासूम के गुम होने का ढोंग रच दिया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने कलयुगी मां के जुर्म से पर्दा उठा दिया। आरोपी मां की निशानदेही पर जब शव को गड्ढे से बाहर निकाला तो देखने वालों के होश उड़ गए। अरे रुक जाओ। कलयुगी मां ने शव को बोरे में डालने से पहले बच्ची के पैर और हाथ में रस्सी बांधी हुई थी। बच्ची के गले पर रस्सी के निशान और सिर पर जगह जगह फफोले थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के शव को पिता को सौंप दिया है। वहीं हत्यारन मां पुलिस की गिरफ्त में है। उधर मासूम के पिता ने बताया कि 5 साल पहले उनकी पहली पत्नी की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। उसकी 2 बच्ची थी और उन्हीं की देखभाल के लिए उसने दूसरी शादी की थी। लेकिन वो कहाँ जानता था कि उसके घर में बच्चियों की मां नहीं बल्कि उनकी मौत आ रही है। काशीपुर से सोनू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में कम हुआ मतदान, वोट प्रतिशत घटने से उम्मीदवारों की बढ़ी टेंशन। बड़ा सवाल, आखिर किस दल को होगा नुकसान? प्रदेश में वोट प्रतिशत में आई गिरावट को लेकर होगी बीजेपी की समीक्षा। केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही एक बड़ी वजह। कांग्रेस पर भी फोड़ा जा रहा है ठीकरा। राज्य में कई जगहों पर हुआ चुनाव का बहिष्कार। चक्राता के 15 गांव में किया गया चुनाव बहिष्कार। विकास न होने को लेकर ग्रामीणों ने जताई अपनी नाराजगी। और उत्तराखंड में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में कैद हुआ प्रत्याशियों का भाग्य। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को किया गया सील। अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स को किया गया तैनात।